बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चैप्टर 1, 2, 3 में से हमने चैप्टर 3 को भी होल्ड रखा हुआ था, ठीक है ना, कि इसके जो एक दो बातें थी यहाँ से भी 1, 2, 3 में से एक आपको पता है एक 7, 8 नंबर का एक एरिया आता है, तो कहीं से भी आ सकता है, उसमें से कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ से आए। तो चैप्टर 3 में ना टैक्स से रिलेटेड कुछ एथिक्स की गुफ्तगू हो रही है, जिसको हम कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन आर द बेसिक प्रिंसिपल टू रन अ गुड टैक्स सिस्टम, यानी एक अच्छा टैक्स का निज़ाम क्या होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, कैनन ऑफ टैक्सेशन। और ये एडम स्मिथ, इनका नाम आपने कभी वहां भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना, जिनकी मशहूर किताब कौन सी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना, उसी के अंदर ये बातें भी डिस्कस हो रही है। कैनन ऑफ टैक्सेशन डिस्कस एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। कैनन ऑफ इक्विटी, द प्रिंसिपल सेज दैट अ पर्सन हु अर्न मोर शुड पे मोर टू द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू द पर्सन हु अर्न लेस। वो कहता है भाई जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे, जो कम कमा रहा है वो कम दे। इंसाफ का तकादा यही है। एक बंदा बेचारा जरूरियात जिंदगी मैनेज ही नहीं कर पा रहा, आप उससे क्या टैक्स लेंगे। वो कहते हैं हाँ यार, जिस तरह का निज़ाम हम बना रहे हैं, हम कहते हैं जी 6 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब अब ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो है ही एक इंतहाई जालिमाना निज़ाम। उस पर तो हम कई दफ़ा ये कमेंट देते हैं कि यार जो शख्स बेचारा चैरिटी भीख मांग कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है, आप उससे भी टैक्स ले रहे हैं। वो भी बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का खरीदेगा तो उसमें टैक्स लगा होगा, वो भी कोल्ड ड्रिंक एक पीने लगेगा तो उसमें टैक्स लगा होगा, वो भी बच्चे के लिए दूध लेने लगेगा तो उसमें टैक्स लगा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही एक ऐसा निज़ाम, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। फिर पहले लाख वाले के लिए कुछ रेट है, वो अपने स्लैब पढ़ रखे हैं, जाहिर है ये बात आ गई। फिर आ गया कैनन ऑफ सर्टेनिटी, द टैक्स दैट अ पर्सन इज गोइंग टू पे शुड बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब है मुझे पता यार मैं पैसे कमा रहा हूं तो गवर्नमेंट मेरे से कितने पैसे इसमें से गवर्नमेंट का भत्ता है, क्योंकि हमें तो अपने मुल्कों में भत्ता ही समझ आता है ना टैक्स, दुनिया में तो भत्ता समझ नहीं आता, तो कहते भाई टैक्स हमारे ही लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ तो हमारे लिए नहीं ना इस्तेमाल होना, यहाँ तो मरीम नवाज की तस्वीर के लिए इस्तेमाल होना है कि जी तस्वीर लगानी, जी हमने बोर्ड लगाने हैं, उस पर तस्वीर लगानी है, कोई काम करना है, उतना काम करने पे पैसा नहीं लगाना जितना उसकी तस्वीर पे पैसा लगाना है। इसलिए हमें ये फीलिंग, हम दुनिया की, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, हम एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन हम दुनिया के बड़े चैरिटी करने वाले मुल्कों में से एक हैं। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि अवाम टैक्स नहीं देती, जो दुनिया के बड़े बड़े अमीर मुल्कों से ज़्यादा चैरिटी करते हैं, क्योंकि चैरिटी में मुझे पता है इससे मेरी आखिरत संवर रही है, टैक्स देने से मुझे ये पता है कि इससे मेरी दुनिया नहीं संवर रही। आखिरत से तो टैक्स का ताल्लुक कोई नहीं, मेरी दुनिया भी नहीं समझ रही। मैं बीमार हो जाऊं तो मैंने अपना अरेंजमेंट खुद करना है, किसी का कोई मसला हो जाए तो अरेंजमेंट खुद करना है, बिजली के लिए वसाइल खुद पैदा करने हैं, सारी काम आपने खुद करने हैं, तो फिर गवर्नमेंट किस चीज़ का टैक्स ले रही। एडम कह रहा है कि यार अगर कोई टैक्स का निज़ाम बनाना है ना, उसमें कम से कम ये ज़रूर कर दें कि मुझे पता हो अगर मैं 20 लाख कमा रहा हूँ तो कितना टैक्स बनेगा, 50 लाख कमा रहा हूँ तो कितना बनेगा, ताकि मुझे पता हो, मैं प्लानिंग अपनी सारी उस तरह से कर सकूँ। इसको क्या कहते हैं, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। फिर आ गया कैनन ऑफ कन्वीनियंस, वो कहते हैं टैक्स पे करना भी आसान होना चाहिए। द प्रोसीजर फॉर टैक्स पेमेंट शुड बी इजी, कन्वीनियंट एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली। इसीलिए आपने देखा कि जब भी बात आ रही थी क्रॉस चेक से करें, फलां से करें, साथ ही बात आती थी नहीं टैक्स आप पे कर दें, यूटिलिटी बिल पे कर दें, क्योंकि ये नॉर्मली गवर्नमेंट्स को पेमेंट जा रही है ना, तो ये आसान होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट को थोड़ी समझ आ गई है, पहले हमारे टैक्सेशन का जो टैक्स वगैरह की वैल्यू थी ना, ये ऑनलाइन पे नहीं होती थी, अब सब कुछ हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली भी हो गया, सब कुछ हो गया, ओके हो गया। कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस शुड बी मिनिमम एज। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं जो टैक्स कलेक्ट करने वाली मशीनरी है, किसका जिक्र हो रहा है, FBR का जिक्र हो रहा है, इसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। हमारे मुल्क में मज़े की बात यह है, जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स 2 हिस्सों में कलेक्ट होता है। एक तो है कलेक्टिंग एजेंट है ना, जिसको हमने कहा हुआ है, वो आपने पढ़ ही लिया सेक्शन 21 कि भाई अगर आपने टैक्स ना काटा तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें भी हम अलाउ नहीं करेंगे।
नाउ राइज इज वर्किंग एज ए टैक्स कलेक्टिंग एजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। हमने अपने एम्प्लॉयज़ का टैक्स काटना है, हमने अपने लैंडलॉर्ड का टैक्स काटना है, हमने जिससे मार्कर खरीदना है उसका टैक्स काटना है और काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। अब हमें तो कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। एक गवर्नमेंट की मशीनरी बैठी हुई है, ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, बहुत सारा स्टाफ बैठा हुआ है, उनकी तनख्वाहें, उनका सारा दफ्तर, उनका 80% जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कलेक्टिंग एजेंट इकट्ठा करते हैं। रिमेनिंग जो 20% टैक्स वो लोग इकट्ठा करते हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। अगर हम कभी बिजनेस डिसीजन लेना, वो एक शब्बर जैदी साहब का एक जुमला आपने उस पर सुन रखा है ना, कि अगर गवर्नमेंट इन ऑफिसर को नौकरी से भी ना निकाले, यानी कि आपको तनख्वाह भी मिलेगी, आपको रिटायरमेंट भी मिलेगी, आप घर बैठ जाएं सिर्फ, तब भी फ़ायदा है गवर्नमेंट का। ये सुनिए, जो शब्बर जैदी साहब का ये क्लिप सुना होगा यकीनन आपने। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसी प्रिंसिपल पे कह रहे हैं कि ये वहाँ आके निज़ाम को करप्ट करते हैं। वहाँ आके एक बंदे को कहते हैं कि यार तेरा 20 लाख टैक्स बन रहा है, तो 2 लाख मुझे दे, बाकी मैं तेरा छोड़ दूंगा। ये घर बैठ जाएगा, इसको तनख्वाह जाएगी, उस बंदे से तो 20 लाख लिखने ले लेंगे। यही इतना अरसा पहले कौन कह रहा है? एडम भी ये कह रहा है कि यार भाई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि कोई भी काम, अब तो आप कॉस्ट पढ़ रहे हो और उसी की रिवीजन क्लासेस की वजह से हमारी रिवीजन क्लासेस को ख़राब कर रहे हो, तो आपने वहाँ पढ़ लिया है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर डिसीजन एक चीज़ का पेच भी लगाना है तो डिसीजन कैसे चलेगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसका बेनिफिट कितना है? 10 रुपए की चीज़ महंगी है, 10 करोड़ की सस्ती है। क्यों? 10 रुपए की जस्टिफाई नहीं हो रही कि मैं 10 रुपए क्यों खर्च करूं। 1 करोड़ से मुझे पता है मैं ये लगाऊंगा तो यहां से ये मुझे आना शुरू हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो यही बात यहां लिखी हुई है। अच्छा जी, मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लाइंस। अच्छा, ये ना, ये जरा अजीब सी एक फलसफियाना सी गुफ्तगू है। ये क्या लिखा हुआ है? वो कहते हैं यार हमने ना 3 अप्रोचेज हैं जिसकी बेस पर हमने टैक्स कलेक्ट करना है। यानी 3 तरह के लोग हैं। जैसे आप में से जब अगली दफ़ा पढ़ेंगे ना फाइनेंस, कॉस्ट से अगला पेपर पढ़ेंगे ना MFA, वहाँ हम कहते हैं कि लोग 3 तरह के हैं। कुछ रिस्क सीकर हैं, जिनको अट्रैक्ट ही क्या बात करती है? हाई रिस्क प्रोडक्ट्स। कुछ रिस्क एवर्स हैं, उन्हें कहा इसमें रिस्क है, कहते हैं यार ये इधर हो जाए भाई, हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है। और कुछ रिस्क न्यूट्रल हैं। 3 तरह के लोग हैं ना। इसी तरह यहाँ हम टैक्स में ना लोगों को 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक कैटेगरी है जो कहती है, जिसके जहन में ये है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन, हैप्पीनेस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ओवर। वो कहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। ये इस तरह के माइंड के लोग हैं कि ये इनके जहन में ये बात है कि सब लोगों को खुश होना चाहिए। और खुशी कैसे हासिल होगी? जब हम खुशियां बांटेंगे। इनको ऐसे ही समझाएं कि यार खुशी जब भी हासिल होगी जब आप खुशियां बांटेंगे। खुशियां बांटने का ये तरीका है, आप टैक्स देंगे, उससे अस्पताल बनेंगे, उससे रोड बनेंगे, उससे ये होगा। क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे, अस्पताल नहीं बन रहे, लोग मर रहे हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। इन्हें इस फिलॉसफी से समझाने की कोशिश करें। कुछ हैं ड्यूटीफुल लोग हैं, बस उन्हें बताएं यार ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते अच्छा लॉ ये कह रहा है, कहते ओके डन, बस खत्म होगा। इन्हें ये वाली बात नहीं समझ आती। एथिक्स ऑन द आइडिया ऑफ ड्यूटी, ये वाला एक कुछ लोग इस तरह के हैं। उन्हें बताएं यार ये लीगली आपकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें फ़ौरन समझ आ जाएगा। कहते अच्छा लॉ अगर ये कह रहे तो ओके ठीक है भाई, मैं तो लॉ को अवॉइड करने के लिए पैदा हूँ। और कुछ लोग हैं वो जो ऊपर वाले लोग हैं, कहते लॉ कह रहा है, कहते लॉ कहता रहे कह रहा है, तो लॉ तो इन्हीं चोरों ने बनाया है, ये अपनी फेवर में लॉ बनाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। ये वाला कौन का बंदा कह रहा है? जो लॉ अबाइडेंस वाला माइंडसेट नहीं है उसका। हाँ, हो सकता है इसको वो वाली बात समझ आए कि यार देखो यार, अगर तुम नहीं कर रहे, कल बिजली बारिश हुई है तो लाहौर में 14 अमवात हो गई हैं, यार अगर तुमने टैक्स दिया होता तो ये काम नहीं होना था। हो सकता है अगर वो उस वाले माइंडसेट का आदमी है तो उसे ये बात समझ आ जाए। तीसरी बात, virtue ethics focus on the virtues and we should have a broad conception must be used here।
Virtues is not only honesty but using the one's talent and leading a fulfilled life is also a, वो कहते हैं यार इसका भी, ये भी ऊपर वाली तरह का ये एक लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये भी एज्यूम करते हैं कि यार जो ख्वाहिशात हैं, जो चीज़ें हैं, ये सबकी पूरी होनी है, खाली मेरा ईमानदार होना काफ़ी नहीं है, मैं माशरे में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये भी तो ज़रूरी है ना। अब कुछ लोग हैं ना, आप देखते हैं उनके पास अगर गाड़ी है ना, वो कहीं से गुजर रहे हैं, तो वो आज तो हालात ज़रा लॉ एंड ऑर्डर के ज़्यादा ख़राब हो गए ना, वरना एक वक्त था, आज से 15 साल पीछे चले जाएं, गुड 50% लोग जब गाड़ी पे ट्रैवल करते थे तो रास्ते में से किसी को अपने साथ बिठा लेते थे। यार मैं तो जा ही रहा हूँ, पेट्रोल तो लग ही रहा है। ऊबर वाले कॉन्सेप्ट से नहीं, खिदमत वाले कॉन्सेप्ट से, शुक्राने वाले कॉन्सेप्ट से। यार अगर मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो मेरे ये वसाइल एक कमज़ोर आदमी के लिए इस्तेमाल हो जाए। अब ये वाला माइंडसेट एक अलग सा माइंडसेट है। जैसे वो कल वाली पोस्ट के ऊपर बहस चल रही, यकीन जाने मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे अपने मुल्क में कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। क्या चलो हम भी डेवलप हो गए। क्यों? जब हम दुनिया में बाहर जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों को देख के खुश होते हैं ना। किसी भी तरह डेवलप हो रहा है, चलो हमारे मुल्क में हो रहा है। मतलब मुझे ऑरेंज ट्रेन बुरी नहीं लगती, मेट्रो बुरी नहीं लगती, हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे दलाइल हो सकते हैं कि उसके गलत होने के, मुझे नहीं लगती, क्योंकि यार चलो मुल्क पे बर्डन आ गया, सारा कुछ हो गया, कोई बात नहीं है। ऑरेंज ट्रेन में मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि बावजूद मैं आज तक मैं बैठा नहीं हूँ। अभी अल्लाह ने मुझे वसाइल दे रखे हैं, मैं तो गाड़ी में फिर रहा हूँ, लेकिन उसमें कौन बैठ रहा है? कोई मेरे मुल्क का है गरीब आदमी बैठ रहा है जिसके पाँव में चप्पल पूरी नहीं है। मुल्क में इन लोगों ने वैसे भी तो लूट के खा जाना है ना, तो यार चलो अगर उसको सहूलत मिल गई है तो वी आर हैप्पी। लेकिन जब हमें नज़र आए कि आप मगरिब के बाद निकले, सारा लाहौर में ऐसे लाइटिंग हुई हुई है जैसे दुनिया हमने फतह किया उसका जश्न मना रहे हैं। भाई क्यों लाइटिंग हो रही है? गरीब के घर में तो, बेचारे के घर में, उसे बल्ब देख के घरों में अब लड़ाई शुरू हो जाती है। गरीब आदमी के बाप बच्चों पे बोल रहा है, लड़ रहा है कि बल्ब क्यों जला रखा है तुमने, तुम सारे एक कमरे में क्यों नहीं बैठे हुए, एक पंखे के नीचे क्यों नहीं बैठे हुए। उस मुल्क में बाहर इशारों पर लाइटें चल रही हैं। ये मेन बुलेवार्ड से गुजरे मगरिब के बाद, नहर से गुजरे मगरिब के बाद, ये जोड़ टाउन, कोई भी जो ज़रा थोड़ा सा साफ सुथरा रोड है उससे गुजरे, हाँ बिल्कुल, तो आपको नींद ना आए रात को कि यार ये क्या कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि यार हम बड़े हुक्मरान हैं, हम हुकूमत करने आए हैं, खुदा का खौफ कर लें। अब ये इसी तरह के लोग हैं, ये ऐसे ही कुड़ने वाले लोग हैं। मेरे बच्चे मुझे कहते पापा आप तो इन चीज़ों को मोहब्बत करते थे, आपको क्या हो गया? हालांकि मैं हमेशा अपने बच्चों को लेके निकलने वाला बंदा था कि यार चलो आज यहाँ दिखा के लाते हैं तुम्हें चीज़, ये करते हैं, ये करते। अब जब मेरे गरीब दोस्त की, मेरे गरीब शहरी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हुई हुई है, मैं क्या खुशी का इज़हार करूँ इन लाइटों को देखकर। यार ये लाइटें बंद करें, उसका बिल कम करें, उसके बिल में से 100 रुपया भी कम होगा तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। ये रिलीफ क्या दे रहे हैं कि जी बिजली के बिल की तारीख 10 दिन लेट कर दिया, जुमेरात वाले दिन। वो यार बिल तो देना ही है। या तो आप ये कहें आवाम को कि जी इससे ये फ़ायदा होगा 2 जुमेरातें मिल जाएंगी, तो कहीं आप भीख मांग लें खड़े होकर ताकि आपको पैसे मिल जाएं, या तो फिर ये कॉन्सेप्ट है कि 2 जुमेरातें ऐड कर दें आपने कि यार 2 आपको मौके मिल जाएं। खुदा जाने हुक्मरानों का जहन, माइंड कहाँ है, ये अल्लाह ही जानता है। तो ऐसे ही है, हुक्मरान इन्हें कहना ही गलत है, ये सारे। लेकिन मैं ये लफ्ज़ हमेशा कहता हूँ, सारे यहाँ इख्तलाफ है, सारे एक जैसे अनफा। अब ये माइंड सेट है। कुछ लोगों को ये तकलीफ नहीं हो रही होगी, ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ वो अच्छे इंसान है, नहीं, अल्लाह ने इंसानों की सेंसिटिविटी लेवल अलग अलग तरीके का बनाया हुआ। कुछ लोग शायद बहुत बढ़ के कई करोड़ रुपया चैरिटी कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें लाइटें देख के ये वाली फीलिंग नहीं आ रही जो मुझे आ रही है। ऐसे ही 3 तरह के लोग हैं, ये अलग अलग तरीके से समझेंगे, इनकी अलग अलग बात है, ये अलग अलग समझेंगे, उस तरह ही समझाने की कोशिश करेंगे। तीनों सेगमेंट से हमने टेक्स्ट लेना है ना, तो तीनों को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने इन्हीं सारी बातों को थोड़ा सा बेटरली एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको लिखने के लिए कोई 1-1, 2-2 लाइन मिल जाए। अच्छा, इसके बाद आ गया 2 बड़ी मशहूर सी टर्म्स आ गई। वन इज टैक्स अवॉइडेंस and other is tax evasion. Tax avoidance is the legal use of tax law to one's own advantage to reduce the amount of tax payable.
कोई ऐसी सिचुएशन इख्तियार करना जिससे मेरा टैक्स बच जाए, मेरा टैक्स का लोड कम हो जाए, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं, लॉ में मौजूद प्रोविजंस की मदद से। मसलन आपने कई दफ़ा देखा कि जी जब आप रिटर्न दे तो आपके पास इख्तियार है कि आप कमिश्नर को कहें कि ये वाला टैक्स मेरा पिछले 3 साल की एवरेज पर टैक्स कर लो। या कैपिटल गेन में आपने पढ़ा, मसलन 5 दिन रहते हैं मेरे 6 साल पूरे होने में किसी प्लॉट को सेल करने में, तो मैं कहूँ यार नहीं नहीं भाई अभी नहीं करना, 6 दिन बाद करूँ मैं ट्रांजैक्शन, ताकि ये मेरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए। या अभी 10% की स्लैब में हूँ, महीने बाद 5 वाली में आ जाऊँगा, तो मैं कहूँ नहीं नहीं यार महीने बाद बेचूँगा। अब ये तो मैं लॉ को इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कहला रही है? टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स एवेजन इज एन इलीगल प्रैक्टिस वेयर इंडिविजुअल AOPR कंपनीज अनलॉफुली अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। वो कहते हैं टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जमा करा दो, ये जो फाइलर नॉन फाइलर का रोला डला हुआ ना, इसके लिए थोड़ा सा जमा करा दो ताकि आप फाइलर हो जाओ। कहते हैं यार ये जो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं ना, इन्हें बचा के रखो, जब नोटिस आएगा ना तो इसमें से आधे कमिश्नर को देंगे, मसला हल हो जाए, आधे फिर बच जाएंगे। अच्छा आप सारा 100% टैक्स देते रहे, नोटिस आ गया तो कमिश्नर ने उस वक्त भी नहीं छोड़ा। बात समझ आ रही? अब ये वाला माइंडसेट को हम क्या कह रहे हैं? टैक्स एवेजन। ये डेफिनेटली इलीगल है, इमोरल है, ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद है। और ये आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंसी है कि आप कहते हो यार लाओ मुझे दो, मैं आपका टैक्स मैनेज करके देता हूँ। कैसे? विद इन लॉ। ये प्रोफेशनल कंपिटेंस है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव बात है। और ये एक एथिकली गलत बात है, नेगेटिव बात है। फिर आ गया जी वही एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। हु इज टैक्स प्रैक्टिशनर? वी आर टैक्स प्रैक्टिशनर। कोई वकील टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स की प्रैक्टिस, जो लोगों को एडवाइस कर रहा है टैक्स के बारे में, उनके ऊपर एथिक्स क्या लगेंगे? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये आप हर सब्जेक्ट में यही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। ये कहीं आपने उधर भी पढ़े होंगे, I2B में भी पढ़े थे हमने, और अकाउंटिंग में भी शायद कहीं आया होगा, ऑडिट में भी आएगा, जहां भी आएगा यही मतलब है। इंटेग्रिटी, टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन द प्रोफेशनल एंड बिजनेस ड्यूटीज। ही मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड विद इंटेग्रिटी। ऑल टैक्स लॉ शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। यानी ऐसे ना हो कि इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ना हो, कहते यार इतना टैक्स लग रहा है, मैं इसे कहूँ कि इतना टैक्स देना है, यार ये तो बड़ा अजीब ही लगेगा, ये कहेगा इतने पैसे तुझे कहाँ के देना होगा, इतना टैक्स लगा है। नहीं नहीं भाई, आपका काम यही है, ये आपने ही बताना है। ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बाइस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो ये बात हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। फिर इसी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी, जब टैक्सेशन के बहुत सारे मैटर्स आएंगे, आपकी नज़र से गुजरेंगे। मेराज खालिद साहब होते थे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका टैक्स का ऑडिट मेरे पास आ गया, और उनके जाहिर है उनकी सारी ज़िंदगी का चिट्ठा चिट्ठा मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने तो उनको इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन इंसान ही मैंने नहीं देखा कभी ज़िंदगी, जबकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी, ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 2000 शायद 98 या समथिंग इस तरह की बात हो रही, वो FX के ऊपर आता था दफ्तर में, पाकिस्तानी गाड़ी के ऊपर FX खुद ड्राइव करके आता था। मेरा ऑफिस उस वक्त ऊपर दूसरी मंजिल पर था, वो वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के आता था, एक्स प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस तरह बहुत सारे लोगों के आपके सामने चीज़ें आएंगी ना, तो क्या उसे पब्लिसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकता प्रैक्टिशनर। ये उसके उसूल में शामिल है। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस। प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब है, ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी उसूल ऑलरेडी ऐसे ही, ICAP के भी कोड ऑफ एथिक्स यही है कि यार आप कोई काम पकड़ रहे हो तो आपने पहले देखना है कि ये वाला नॉलेज आपके पास है एप्रोप्रिएट लेवल पर या नहीं है। मसलन कुछ फील्ड है ना ज़रा ज़्यादा नीश मार्केट्स हैं, कि अगर आप उसमें नहीं हैं तो फिर आपके पास वो नॉलेज नहीं है उस वक्त। मसलन मैं इस वक्त क्लेम करूं कि मैं इंश्योरेंस कंपनीज का नॉलेज मेरे पास है, तो इस वक्त नहीं है। किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट मेरे नाम आए और मैं कंपनी रन कर रहा हूं, तो मुझे चाहिए मैं कहूं कि नहीं सर मेरा इंश्योरेंस का एक्सपोजर नहीं है, आप किसी इंश्योरेंस वाले के पास चलिए। या ये जो IPPs कंपनीज है ना,
ये हम इस पे बहुत सारा एतराज़ भी कर रहे हैं, बहुत सारा इसको कहते भी, लेकिन ये एक अलग सी दुनिया है, इनका एक अलग सा काम है। मेरे पास किसी आईपीपी कंपनी का नॉलेज आए, क्लाइंट आए, तो मुझे पहले सोचना चाहिए कि क्या मेरा नॉलेज इस वक्त आईपीपी कंपनी से रिलेटेड अपडेटेड है तो मैं ऑडिट पकड़ूं, है तो मैं उसका टैक्स पकड़ूं, नहीं है तो इनकार कर दूं। इसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। फिर मेरा बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, मैं नॉन प्रोफेशनल हरकतें ना कर रहा हूँ, मेरी ड्रेसिंग, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी स्टेशनरी, मेरा कोई लेटर क्लाइंट को जाए, इन सब के अंदर मुझे प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर्ड है ना। अच्छा जी, यानी प्रोफेशन जो है वो डिसग्रेस ना हो रहा हो मेरे किसी एक्ट की वजह से, ठीक है ना, प्रोफेशन किसी मेरे एक्ट की वजह से डिसग्रेस ना हो रहा। इसके ऊपर आई कैप के बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, वो कभी जब आप ऑडिट के पेपर में पहुंचेंगे तो वहाँ हम बीइंग एन ऑडिटर इसकी ज़्यादा तफसील में जाएंगे। अच्छा जनाब, इसके बाद एक ना यहाँ नई स्लाइड है, आप किताब में देखेंगे तो एक और नज़र आएगा कि टैक्स पेयर के ऊपर क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। जाहिर है उसके ऊपर यही लगेगा कि भाई आपने टैक्स चोरी नहीं करना, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इस तरह की ऑब्वियस सी कुछ बातें हमें वहाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन इन 3-4 चैप्टर को इकट्ठा करके एक दफ़ा डिटेल में समझ लें। डन हो गई बात? 7-8 नंबर ये वाले फ्री के नंबर हैं, ठीक है ना, एक वो 2-3 वो लीगल प्रोविजन, वो कंसोलिडेटेड फंड और वो वाली बातें, और वहाँ से इसको एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा देख लें। अच्छा जी, हमारा रहता और क्या है? हमने वेल्थ स्टेटमेंट तो कर ली थी, ये भी हो गया, और कोई बात बताइए। सॉरी नहीं, रिकॉर्ड तो मैंने कहा था कि इसको पढ़ लें एक दफ़ा, कहते हैं तो मैं कल 10 मिनट चले पढ़ नहीं रही, कल कर देंगे इसको, आगे चलें। और एग्जाम्शन हमने सारी पढ़ ली, हर चैप्टर की एग्जाम्शन का जिक्र उसके अंदर आ चुका हुआ है, वो एक जगह लिखी हुई आई कैप ने सारी, लेकिन फिर भी उसमें से कल किताब में से गुजर जाएंगे, इसमें से आगे चलें। एक वो मिनिमम टैक्स भी रहता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, बहरहाल हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि हर सवाल में आपने देखा नीचे क्या लिखा होता है? इग्नोर मिनिमम टैक्सेशन। जब इनकम टैक्स का सवाल आता है ना, लिखा होता है इग्नोर मिनिमम टैक्सेशन, हर जगह लिखा होता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कल का लेक्चर हमारा यहाँ हो जाएगा मुकम्मल, और फिर मंडे से हम रिवीजन शुरू करेंगे। वो तो मैं रिवीजन में भी करवा दूंगा। इम्प्यूटेड इनकम का वो सवाल ही करना है, उसमें कुछ नहीं है। इम्प्यूटेड इनकम, ये तस्वीर मुझे भेज देना, ये बल्कि ये सारा कुछ ही कल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड इनकम भी कल हो जाएगा। और फिर हम अवेलेबिलिटी देखते हैं। आपकी अवेलेबिलिटी 7 से 10 हो गई है, ठीक है ना। अब मैंने अपनी अवेलेबिलिटी चेक करके क्लासेस से, और आपको मैसेज करना है कि मंडे की क्लास कितने बजे होगी, ऐसा ही है ना। डन हो गया। अब वो 7 से बने, 7:30 से बने, 8 से 10 बने, वो मैं आपको बता दूंगा। इस टाइम के अंदर हम आपको जितनी रिवीजन कर रहे होंगे सारी वाया यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर किसी बच्चे का कोई ओवरलैप आ रहा है तो वहाँ मैटर, मैं वही कह रहा हूँ ना, बी लॉ वाली में हम कल की क्लास में भी डिस्कशन करेंगे, बी लॉ वाली में कल की क्लास में डिस्कशन होगी ना, तो उन्हीं चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ कि बच्चे बी लॉ वाले क्या कहते हैं। क्योंकि जब आई कैप की रिवीजन अनाउंस हो जाती है ना, कोई भी किस नॉर्मली अपना हर टीचर का एक अपना मिजाज है, तो हम उसको बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक इंतहाई कंप्रीहेंसिव रिवीजन करवाई जाए, और उस रिवीजन की बेस पर बच्चा 100% पास हो सकता हो। क्योंकि ना जब आप आई कैप में जाते हैं ना, तो यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, ये आप स्टूडेंट हैं, ये वाली रिवीजन मेरा आई कैप का प्रेसिडेंट भी देखेगा, काउंसिल मेंबर भी देखेगा, हर बंदा देखेगा, तो वो आप समझे कि ये हमारी पर्सनल प्रेस्टीज वैल्यू भी इसमें काउंट हो रही होती है ना। तो इसलिए मैं कल बी लॉ के बच्चों से ही बात करूँगा कल की क्लास में कि यार कॉन्ट्रैक्ट हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, कल कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन हो जाएगी, तो क्या हम आई कैप की रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर लें,
वो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होंगी, ज़्यादा डिटेल में होंगी। फिर वो जो बच्चों को समझ आएगा उस तरह करेंगे। अगर बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर इसे कंटिन्यू करें, तो हम उसे कंटिन्यू कर लेंगे। फिर हम आपकी एक दिन टाइम जो है वो 2 घंटे हो जाएगा और एक दिन 3 घंटे हो जाएगा, क्योंकि वो तो 1 घंटा ही निकलेगा ना सुबह 7 से 8। फिर हम अपनी प्लानिंग 8 से 10 पे कर लेंगे। इसीलिए मैं आपसे टाइम ले रहा हूँ। सॉरी, पूरे वीक का जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं ना, पूरे वीक का, नेक्स्ट पूरे वीक का प्लान होगा। नेक्स्ट पूरे वीक का प्लान होगा। मैं कल आपको क्लास में लिखवा भी दूंगा कौन से दिन हम क्या काम कर रहे होंगे, ताकि आप उसी तरह रिवीजन करेंगे, सारा उसी तरह काम करेंगे। अच्छा, मैंने उससे खैर कहा था, उसने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ होगा। आप भी बता दें मेजर एरिया आप क्या रिवाइज करना चाहते हैं। मेरे जहन में तो जो मोटी मोटी बातें हैं, जाहिर सी बात है बिजनेस इनकम को एक दफ़ा डिस्कस किया जाए, एटलीस्ट 2 लेक्चर इसके ऊपर रखे जाए, सैलरी के ऊपर 1 लेक्चर रखा जाए, ठीक है ना। सेल टैक्स की वो जो हमारा गुड लक पाकिस्तान वाला कंप्रीहेंसिव 360 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे, 1 दिन हमारा उस पर लग जाएगा। और 1 दिन हम जो अदर हेड्स हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, और छोटे छोटे सवाल है, इम्प्यूटेड इनकम वाला सवाल है, ये लग जाएगा। सेल टैक्स में असेसमेंट वगैरह कल करो, यहाँ लिखो, फिर उसको तस्वीर मुझे दोबारा भेजो। अगर यहाँ भी आपने असेसमेंट करनी है तो यहाँ भेजो। हाँ वो तो मैं इधर करवा दूँगा। गिफ्ट इधर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है स्लाइड, वो वही करो। हाँ वो तो इनमें ही मर्ज करना है ना। अब हमने कोई भी सवाल बिजनेस इनकम का और सैलरी का क्रेडिट्स के बगैर नहीं करना, वो इसके अंदर बिल्ट इन हो जाएगा। ऐसे हमारे पास वो जो 6 दिन है ना, वो सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम थोड़ा सा इसको पैटर्नाइज कर लेंगे। आपके पास 2020 ऑनवर्ड पेपर होने चाहिए, पास पेपर। सॉफ्ट में ले लें, वैसे हमने हार्ड में लिया है ना पहले ही ऑलरेडी, ठीक है ना, हैं बस वही चाहिए। और वैसे तो मेरा ख्याल शायद कितने 100 रुपये के आ जाएंगे सारे। एक एज आ पेपर भी आपके पास, पेपर आपने लेने हैं, ओवरऑल पेपर सारा पूरा, ताकि आपको पता चले कि यार अच्छा एग्जामिनर क्या करता है। कोई एक बात बहुत मुश्किल पूछ लेता है तो अगली बात में उसकी कंपनसेशन पे कर देता है। यानी जब आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज सवाल देख रहे होते हो ना, तो ये बात नहीं समझ आ रही होती। अगर यार इतना मुश्किल पेपर आएगा तो बच्चा डीमोटिवेट, नहीं उसने एक बात मुश्किल पूछी है तो पता चलता है नहीं। पहले एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन किया होता है कि जो बेसिक लेवल का बच्चा है ना, वो यहाँ से पेपर में से जब फ्लो ले तो 50 नंबर ले चुका। फिर एग्जामिनर की भी एक प्रेस्टीज वैल्यू होती है, क्योंकि ये पेपर भी सब कोलीग्स ने देखना है, खाली स्टूडेंट ने तो नहीं देखना ना, कौंसिल मेंबर में भी जाना है उस। फिर वो कोई एक आधा सवाल ज़रा क्रिएटिव बनाता है, दिखाता है कि मुझे अल्लाह ने ये सलाहियत दी हुई है। बच्चा समटाइम उस सवाल को देख के डर जाता है। लेकिन वो कोई 10 नंबर की एक बात उसने डाली है, फ़र्ज़ करे खुदा ना खास्ता वो पूरा ही गलत हो गया है, तो 90 में से भी तो 50 आ जाते हैं ना। इसलिए पूरे पेपर को एज आ पेपर एक दफ़ा देखना सीखें। सॉफ्ट में ही ले लें, डाउनलोड कर लें, आपके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, ठीक है ना यार। बल्कि आपके पास डाउनलोड हुए होंगे, पिछली 5 अटैम्प्ट उठा के ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें, ठीक है ना, ग्रुप में डालें क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन पिछली 5 अटैम्प्ट का, ताकि आपके मोबाइल्स में मौजूद हो। जब हम रिवीजन शुरू करें तो रेलिवेंट पेपर तक जाने लगे। तो मार्किंग स्कीम भी, वही चारों डॉक्यूमेंट डाल दें, फिर चारों डॉक्यूमेंट डाल दें, ठीक है ना। आज दे दूंगा ना, दे दूंगा इस सारे के साथ आपका अगले वीक का पूरे का। बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, जो चीज़ रिवाइज करेंगे अगले दिन उसका टेस्ट रखेंगे। टेस्ट को टेस्ट रूम में ले जाएंगे ताकि आपको ये वाला टाइम एलोकेट ना करना पड़े। और टेस्ट में ये भी आपको कह देंगे, बल्कि उसमें करना क्या है, टेस्ट का ना हम आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड सोल्यूशन दे देंगे। हमारा ये सारा पेपर न्यूमेरिक बेस ही है ना। आप अगर घर भी बैठ के टेस्ट करें तो मैच कर लें कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। ईमानदारी से घर में बैठ के टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करें, सोल्यूशन से मैच करके मोटा सा अंदाज़ा लगा लें आप कहाँ खड़े थे। अब तो आप
इस लेवल पे बैठे हैं ना इस वक्त, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं, आपको ये ना हो कि टाइम ओवरलैप ना हो ज़्यादा आपका, क्योंकि इस वक्त बहरहाल आपने घर बैठना है, घर बैठ के पढ़ना है, ये सारे काम करने हैं, उसी से आपने रिफाइन होना है ना। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला जी पूरे का पूरा लगाएंगे, और अगर आप में हिम्मत बच गई तो उससे अगला वीक भी देख लेंगे, ठीक है ना। अगर ज़रूरत लगी, हिम्मत लगी, या अगला वीक आप क्लास ना करें, आप कहें कि सर ना वीक में 2 दफ़ा टेस्ट ले लें, ये अब तैयार हो गया हम आके टेस्ट दे देते हैं। अच्छा, आके नहीं देने, घर भी बैठ के टेस्ट दे दें, हम आपको ग्रुप में टेस्ट शेयर कर देंगे, घर बैठ के टेस्ट दे दें, बिकॉज जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अगर कोई छोटी छोटी कोई चीज़ कहीं हमें नज़र आ रही हो तो उन बातों को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे अगर हम टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर देखें, किधर आ रहा है, हाँ इसी में है, हाँ जी। एग्जम्पशंस इसके अंदर हमें नज़र आएंगी कुछ लिखी हुई, ठीक है ना। टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ लिया और अलाउंसेस हमने पढ़ लिए, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। लेकिन एक जगह पे हमें यहाँ और एक सेकंड शेड्यूल की एक एडजस्टमेंट नज़र आएगी, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, स्ट्रेट डिडक्शन, ये सारा काम हमने किया हुआ है, ठीक है ना। कुछ इररेलेवेंट बातें हैं, लेकिन बहरहाल एज ए सिलेबस आपको लगे कि यार कोई चीज़ हमारे एंड से रह नहीं गई है तो वो उसको ज़रा एक दफ़ा देख लिया जाए। दैट इज़ एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशंस। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने एग्रीकल्चर इनकम डिस्कस की थी कि एग्रीकल्चर इनकम का क्या स्टेटस है, वो कहाँ लिखा हुआ था, वो असल में यहाँ लिखा हुआ था किताब में, ठीक होगी बात जी। फिर एक बात इसके अंदर और एक दो एग्जेम्पशन छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, ये क्या लिखा हुआ है जी, डिप्लोमेट एंड यूनाइटेड नेशन एम्प्लॉइज़। अब ये वाली जो बात यहाँ लिखी हुई है ये हमारे से रेलिवेंट तो कोई नहीं है, लेकिन एक लाइन में पढ़ ले में कोई हर्ज नहीं है, और कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती एग्जामिनर के ऊपर कि भाई आपने ये क्यों पूछा, क्योंकि जो चीज़ किताब में आ गई है वो एग्जामिनेबल है। हाँ ये ज़रूर है कि एक बड़े अजीब सा लगेगा कि हम कहें जी एक डिप्लोमेट है उसकी ऐसे रिटर्न बनाएं, वो यार आपसे रिटर्न किसी एओपी की बनवाएंगे, किसी बिजनेसमैन की बनवाएंगे, किसी एम्प्लॉय की बनवाएंगे जो असल हमने काम करना है। Income of an individual entitled to privilege under Diplomatic and Consular Privilege Act, United Nations, shall be exempt from tax under this ordinance to the extent provided in these act. वो कह रहे इन एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं उस बंदे की जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। अब नीचे वाली लाइन उसको थोड़ा डिफाइन कर देगी। एनी पर्सन रिसीव्ड by a person being citizen of Pakistan from United Nations or its specialized agency by virtue of the person former employer if the salary from such organization was exempt from tax। वो कहते इन इदारों से अगर हम कोई सैलरी वगैरह ले रहा है कोई बंदा तो ये एग्जेम्प्ट होगी। यूनाइटेड नेशन के जो इदारे हैं ना, यूएसएड प्रोग्राम और इस तरह के जो लोग हैं इनकी बात हो रही है। इसी तरह फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट वर्किंग इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट। ये कौन लोग होंगे? एम्बेसडर वगैरह होंगे ना। आपको याद है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी इनकी कुछ एग्जेम्पशन आ रही थी कि यार ये लाइबल नहीं है, ये डिप्लोमेट्स ही का जिक्र हो रहा है। यानी अगर हम यूएस कॉन्सुलेट बैठा होगा उसका एम्प्लॉय होगा, वो कहते हैं लेकिन किन लोगों की एग्जेम्प्ट है, ये थोड़ी बात समझ लें। shall be exempt from tax if employee is a citizen of foreign country and not a citizen of Pakistan। यानी अमेरिकन एम्बेसी में अगर कोई पाकिस्तानी जॉब कर रहा है उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं है। किसकी सैलरी एग्जेम्प्ट है? जो किसी और कंट्री का है। एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, द सर्विस परफॉर्म्ड आर सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन द फॉरेन कंट्री, फॉरेन गवर्नमेंट आल्सो ग्रांट सिमिलर। ये जरा इक्विवेलेंस बेसिस पर है। मसलन क्या यही एग्जेम्पशन हमारे एम्बेसडर, हमारा स्टाफ जो यूएस में बैठा है, क्या उन्हें टैक्स एग्जेम्प्ट है? अगर एग्जेम्प्ट है तो फिर हमने भी एग्जेम्प्ट कर दिया।
और अगर यूएस कहता है कि नहीं भाई हम अपनी सरजमीन पे किसी का टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं करते, तो फिर हम भी नहीं करेंगे, यही लिखा हुआ है। ठीक होगी बात? हाँ, ये कोई 2-3 मार्क्स वाले सवाल में थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, ये वाली बात। फिर आगे लिखा हुआ है एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एनी पाकिस्तान सोर्स इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट इफ पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स इट अंडर ए। वो कहते हैं जब कोई ग्रांट आई ना किसी मुल्क से, एक ग्रांट आई यूएसएड प्रोग्राम के तहत, ठीक है, कि यार हम आपके फलां सेक्टर में ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस ग्रांट के अंदर ही लिखा है ये ग्रांट हम जब देंगे जब आप इस ग्रांट में से हम जिन लोगों को इनकम देंगे आप उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, आप ग्रांट दे रहे हो तो जो करोगे वो फिर हम उसके मुताबिक ही चलेंगे, यही बात लिखा हुआ है। Any salary received by an individual who is not a citizen of Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance to the extent provided in the aid agreement between federal government and foreign government or public international organization, जो इस तरह की organization where individual is either not a resident individual or is a resident individual solely by reason of performance of services under the एड एग्रीमेंट। एक कोई यूएस एड प्रोग्राम चल रहा है और वो 5 साल प्रोग्राम है, उन्होंने अपना एक मैनेजर भेजा हुआ है पाकिस्तान में, अब वो तो रेजिडेंट तो हो गया ना, वो कह रहा है इसकी इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये सोली बाय रीजन ऑफ दैट एग्रीमेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इफ एनी एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। और अगर ये कोई कुछ है ना, कुछ वर्ल्ड बैंक है, कोई है किसी, जैसे मैं लफ्ज़ बार बार बोल, यूएस एड प्रोग्राम, तो जिन लोगों को एग्जेम्पशन होगी वो यूएस नेशनल्स को होगी। सैलरी इज पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द फंड और ग्रांट रिलीज एज एड टू पाकिस्तान इन परसुएंस ऑफ, मतलब जी 10 अरब रुपए की ग्रांट आई है, उसमें से 2 अरब रुपया वो सैलरियों के हेड में ले गए हैं, तो आप इस पर टैक्स लगाएं। वो कहते नहीं हमें टैक्स भी नहीं लगाना, ये हमारा एग्रीमेंट क्या है, ऐसे ही चलेगा। ये ज़रा छोटी सी बात हमने देखनी है। अच्छा जी, और अगर हम देखें एग्जेम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर अगर हम कोई फॉरेन जी नहीं काटेंगे अपने मुल्क में। वो क्या करना चाहते हैं, कुछ हमारा जो एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन मिल गई है यहाँ से। इसके लिए फिलॉसफी, वो बड़ा खान साहब का वो जुमला है, वही फिलॉसफी है कि बैगर्स आर नॉट चूजर। आप ग्रांट ले रहे हो, अगले कहते हैं यार हमने टैक्स नहीं लेने देना, कहते हैं जाट कोई बात नहीं लेंगे माई बाप। कौन सी? नहीं सारे ये जिनेवा एक जिनेवा एग्रीमेंट है ना, उसके अंडर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो आपके एम्बेसडर हैं, जो डिप्लोमेट हैं, उनके ऊपर असल में एक और एंगल से देखें, वो जो डिप्लोमेट्स हैं ना हमारी कंट्री के अंदर, उनके ऊपर लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे ही, हमारे एम्बेसडर पे भी नहीं होता। तो जब लॉ ऑफ द लैंड ही नहीं अप्लाई हो रहा तो फिर इनकम टैक्स भी नहीं अप्लाई हो रहा। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स में भी हमने एक सेक्शन पढ़ना कि अगर कहीं कोई ऐसी एग्जेम्पशन दे दी जाए तो उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा इनकम, अभी यहीं आएगी नीचे लिखी हुई ये बात। हाँ, तो एग्जेम्प्ट उस कंट्री में एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्पशन तो हुई कॉरेस्पॉन्डेंस बेस पे रही ना, आप हमें एग्जेम्पशन देंगे तो हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। ज़रा थोड़ा इज्जत नफ्स के साथ हो रही लिखने में कम अज़ कम, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है जनाब, वो जो हज़रत अल्लामा प्रेसिडेंट साहब जो हैं, अगर वो किसी को कोई ऑनररी अवार्ड दे दें, कुछ प्रेसिडेंशियल अवार्ड और वो वाले, एनी अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर अवार्ड मेडल एज एनी मॉनिटरी या कोई भी बेनिफिट जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे दे, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है ना। कोई हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड मिल गया, कोई प्रेसिडेंट ने ग्रांट दे दी, कोई प्रेसिडेंट ने किसी को कोई ऑनररी दे दिया, कोई इन काइंड, वो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया।
ये एक बात है जो कहीं एग्जामिनर ने वैसे कभी नहीं आज तक किया, लेकिन अब जैसे वो चल रहा है मिजाज 360 वाला कि यार छोटी छोटी बातें भी पूछे, ये वाली बात हमारे नॉर्मल सवाल में भी आ सकती है। वो कहें कि जनाब ये बंदा है, ये टीचर है, या ये ऑथर है, या ये पोइट है, और इसे इस साल प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है और उसके अंडर इसे 5 लाख रुपया मिला, तो सारे बच्चे उसे अदर इनकम में डाल के आ जाएंगे, जबकि वो यहाँ आएगा और यहाँ से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन डेट, ये बात हमने 7 सेक्शन में भी पढ़ी हुई है, वहाँ इनकॉर्पोरेट, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पढ़ी हुई हैं। एनी प्रॉफिट रिसीव बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन अ सिक्योरिटी इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द पर्सन आर नॉट एसोसिएट, security was widely issued outside Pakistan for the purpose of raising a loan outside Pakistan for use in a business carried on by the resident person in Pakistan, profit was paid outside Pakistan and security is approved by the board for the purpose of this section। इसको समझें, कोई एक कंपनी आप समझें फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी, ये कंपनी है जी, ये कहते हैं यार हमने एक बॉन्ड इशू करना है, सिक्योरिटी मींस बॉन्ड। अब एक तो है कि ये बॉन्ड पाकिस्तान में इशू कर दें, तो वो इंटरेस्ट इनकम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उधर। ये कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं, हम दुबई में करेंगे, इंग्लैंड में करेंगे, अमेरिका में करेंगे, इसको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड भी करेंगे, लिस्ट भी करेंगे। इसका मतलब है हम बाहर से फंड रेज कर रहे हैं, क्यों? टू यूज इन बिजनेस इन पाकिस्तान, पहली बात। यानी इसका मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब अगर हम वहां के लोगों को कहेंगे कि यार ये आप इंटरेस्ट इनकम पाकिस्तान, ये असल में तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है ना, उन लोगों की जो बाहर बैठे हैं। आपको पता है जो नॉन रेजिडेंट है उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल है ना, एंड दिस बिकम्स पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसलिए एग्जेम्पशन देनी पड़ रही है ताकि वो लोग, अगर यहाँ तो हमने 15% टैक्स लगा रखा है, तो अगर उनका भी 15%, और फिर हमने तो वो भी बना रखे हैं कि ये फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं, उन्होंने कहा नहीं यार इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। बस सिर्फ ये देखना है कि ये पैसा आए पाकिस्तान में बिजनेस में इस्तेमाल हो, और यहाँ जो इंटरेस्ट पे करे वो आउटसाइड पाकिस्तान पे करें इन लोगों को, यानी कंफर्म करने के लिए कि ये फॉरेनर ही लोग हैं। अच्छा, फॉरेनर से मुराद फॉरेनर ही नहीं हो सकता है पाकिस्तानी भी खरीद रहे हो, लेकिन नॉन रेजिडेंट लोग हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया जी। आमतौर पर हाँ, वो भी टैक्स, वो भी उस बंदे की, ये कंपनी की बात नहीं हुई, कंपनी ने तो लोन लिया, कंपनी की तो इनकम है ही नहीं, कंपनी की तो इनकम नहीं है ना, ये कंपनी ने तो लोन लिया है, उस बंदे की बात हो रही है, तो उस बंदे की हमने इनकम ही एग्जाम कर दी, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन सारा कुछ एग्जाम हो गया। डन होगी बात जी। अच्छा जी, फिर आ गया स्कॉलरशिप, एनी स्कॉलरशिप। अच्छा, फिर ये भी है कि ये काम करने से पहले आखिरी लिखा हो, कहते हैं यार हमारे से अप्रूवल नहीं इस बात की, एफएफसी अप्रूव करवाए कि यार ये मैं, कोई और कंपनी बड़ी कंपनी है वो जाना चाह रही है, वो कह रहे यार ये अप्रूव कर दे हमें, तो अप्रूवल करवाने के बाद, यानी 4 बातें। एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ पर्सन एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ इट इज नॉट पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन एसोसिएट। यानी कंपनी खुद पे कर रही हो, ये नहीं, सॉरी कंपनी ना पे कर, बल्कि कोई बंदा, उसको कोई स्कॉलरशिप मिले कोई पढ़ने के लिए, टू मीट द एक्सपेंस, जैसे पीएचडी स्कॉलर्स को मिल रही होती है, एचईसी की बहुत सारी आ रही होती हैं इस तरह की स्कॉलरशिप, उनकी बात हो रही है। लेकिन ये वो कंपनी खुद ना पे कर रही हो, एसोसिएटेड कंपनी ना पे कर रही हो, इंडिविजुअल। अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम कायनात का चलाने के लिए अलग अलग तरह के लोग बना रखे हैं। कुछ लोग हैं वो बहुत सारा फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन बातों के ऊपर कि यार जो लोग पढ़ना चाहते हैं हम उसको फंड दे रहे हैं, अभी पढ़ें जो जहाँ से मर्जी, उनका उस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये एग्जाम्प्ट होगी, ये उस बंदे की इनकम नहीं बनी। स्पोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये एक सवाल के अंदर लाकर हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। स्पोर्ट पेमेंट का मतलब है अगर हस्बैंड एंड वाइफ में, स्पाउस में
सेपरेशन हो रही है, आप रिलीजियसली कहिए तलाक दे रहे हैं, उस वक्त जो अमाउंट दी जाए सेपरेशन के वक्त, क्या है मर्द औरत को दे रहा हो या कोई एग्रीमेंट ऐसा हो औरत मर्द को दे रही हो, तो दैट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्पाउस एज सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम. यहां वाइफ नहीं लिखा हुआ, ये दोनों तरफ से हो सकता है कोई एग्रीमेंट. तो क्योंकि ये एक सोशल बात है, एक रिलीजियस बात है, तो इसको भी एग्जाम कर दिया गया. यानी आप ऐसे समझे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये क्या होगा हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में ये हक मेहर हो सकता है, ठीक है ना, या कोई और निकाह के टाइम पे बहुत सारी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, कोई ऐसी कंडीशन हो. जैसे वो एक उस वक्त बड़ा मशहूर ज़माना ये बात हुई थी कि जब ये खान साहब ने अपनी साबका बीवी को जब डाइवोर्स किया तो एक बड़ी अमाउंट पे की गई थी जो जहांगीर तरीन साहब ने पे की थी. किसको? रेहाम खान को. ये उस तरह की बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसके अंदर, एंड दैट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स. अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. जाहिर है अब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट पे टैक्स तो नहीं लगाना ना. हम कहते हैं जी पंजाब गवर्नमेंट का ये बजट था, इतने पैसे खर्च हुए तो ये एंड में बच गया. वैसे तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बचता ही नहीं है, लोन लेना पड़ता है. लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है कि ये प्रोविंसेस आपस में एक दूसरे को, फेडरल प्रोविंस को टैक्स नहीं लगाएगी और प्रोविंस फेडरल को टैक्स नहीं लगाएगा. इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड. फॉरेन, अब ये सेक्शन हमने सारे सैलरी में और उसमें पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ वन प्लेस पर लिखे हुए हैं इसलिए गो थ्रू कर रहे हैं. आपको याद होगा फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, सेक्शन 50, फिर 51, याद आ रहे? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट. और ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके ऊपर मार्क कर लें. सेक्शन 50, 51 ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये एग्जामिनेबल एरियाज हैं. इसके ऊपर आप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें 5-6 नंबर का. क्या जी? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट इफ person is a resident individual solely by reason of individual employment and person's salary in Pakistan does not exceed, person's stay does not exceed 3 years. एग्जाम्पशन शैल. अच्छा, ये क्या बात हो रही है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आया, जैसे हमारे CPEC की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, या जब हमने कोई ऑरेंज ट्रेन बनानी थी, कोई मेट्रो ट्रेन बनानी थी, अब इससे हम तो वाकिफ़ ही नहीं थे, हमारे इंजीनियर तो इससे वाकिफ़ नहीं थे, तो ऑब्वियसली किसी कंट्री से ये लोग आए होंगे, कंसल्टेंट आए होंगे. या जैसे जब शौकत खानम बना तो शुरू में सारे डॉक्टर्स कहाँ से आए? बाहर से आए, क्योंकि हमारे पास तो ये थे ही नहीं. फिर वो हमारे डॉक्टर ट्रेंड हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वापस जाना शुरू हो गए. ये लोग जो किसी ऐसी जॉब की वजह से पाकिस्तान में आए हैं, ओनली सोली फॉर रीज़न ऑफ जॉब, और अब उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया. तो रेजिडेंट स्टेटस का तो असल स्टेटस है पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस. अगर हम ऐसे टैक्स करेंगे तो ये तो सारे भाग जाएंगे, कहेंगे तुम्हारी ऐसी की टैक्स, तुम्हारे जैसे मुल्क में हम टैक्स देंगे, जा रहे हैं वापस. हाँ, आप इतना सेक्रीफाइस करवा सकते हो कि यार इसकी फॉरेन सोर्स हम ना पूछें, चलो पाकिस्तान सोर्स पे टैक्स ले आओ. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका जिक्र हो रहा है. असल में ये प्रोविजन की एग्जेम्पशन मिल रही है कि क्योंकि आप रेजिडेंट हो गए हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होनी थी, लेकिन आपकी ग्लोबल नहीं कह गए. कब तक? 3 साल तक. वो कहते 3 साल में तो अभी इम्यून हो ही गया है ना, पाकिस्तान में रह गया, अभी से पता है रिश्वत कैसे देते हैं, FBR से कैसे, कहते 4थे साल इसको पता लग चुका है, अब ये दे देगा. नहीं, पाकिस्तान वाली तो पाकिस्तान सोर्स इनकम. एक इंजीनियर है, जर्मनी से आया है, वहाँ उसकी इंजीनियरिंग कंपनी थी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, हमने उसे हायर किया है 2 सालों के लिए. पाकिस्तान से वो फ़र्ज़ किया जी 2 करोड़ रुपया मंथली सैलरी ले रहा है, इस पर तो टैक्स लगेगा, इसका नहीं जिक्र हो रहा. उसकी वहाँ जो कंपनी चल रही है, हो सकता है वहाँ से वो 10 करोड़ मंथली कमा रहा हो, क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? असल उसूल में तो लगना था ना, क्योंकि ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट ने तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना है. लेकिन ये वाली एग्जेम्पशन मिल गई है. हाँ भाई, ग्लोबल पे हम दोबारा टैक्स नहीं करते. फॉरेन सोर्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट 103 इसीलिए तो देते हैं
कि टैक्स यहां दोबारा लग रहा है तो वो टैक्स क्रेडिट 103 वाला पढ़ा है ना हमने, उसने वहां भी टैक्स दिया है, उसको हैंडल करेंगे सेक्शन 103 के टैक्स क्रेडिट के थ्रू। उसने यहां भी टैक्स देना है, लेकिन इसने नहीं देना, पहले 3 साल नहीं देना। एक और अजीब सी कंडीशन लगी, एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल टू एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ द पर्सन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। नंबर 1, एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन। वो अपनी ग्लोबल इनकम पाकिस्तान में लाए ना, इसकी मुझे सेंस नहीं कभी भी समझ आई कि ये क्या सोच के डाली गई है। वैसे तो हम हर तरफ से पाकिस्तान में डॉलर आ रहे हो तो उसको फेवर करते हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, आपने बाहर की इनकम यहाँ नहीं लानी, यहाँ लाओगे तो टैक्सेबल हो जाएगी। कोई ऐसी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, कोई ऐसी बात है जो शायद मुझे नहीं समझ आई कि क्यों लिखा हुआ है, लेकिन शायद कोई लॉजिक होगी। अगर कोई सोल रीजन वाला पर्सन, सीपैक का कोई इंजीनियर है, पाकिस्तान आया, रेजिडेंट हो गया, चाइनीज है, चाइना की इनकम उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर वो इनकम पाकिस्तान में ले आए, मतलब उसे लगे कि यार मैं यहाँ घर खरीद लेता हूँ, अब पैसे तो चाहिए ना, उन्हें चाइना से पैसे मंगवा लिए, टैक्सेबल हो गए। हालांकि हमें खुश होना चाहिए, बाकी सारे ये सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं कि बाहर से डॉलर आए, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। अच्छा जी, एक कहानी होगी जी, उसी का ही जिक्र हो रहा है, उसके बाद मंगवाया, फिर तो टैक्स, फिर तो इनकम पे ही टैक्स लग गया है। चौथे साल में तो उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है दैट बिकम्स टैक्सेबल इन पाकिस्तान। ये मैं रिवीजन में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिक करवाऊंगा, ठीक है ना, रिवीजन में मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिक करवाऊंगा। ये हॉट टॉपिक हो सकता है आपकी इस अटेम्प्ट का। फिर लिखा हुआ है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स। अगर कोई पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान से बाहर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, अगर कोई पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान से बाहर चला गया, पिछले 5 साल से 10 साल से यूके में रह रहा है, वहाँ सेटल है, जैसे 9/11 के टाइम पर बहुत सारे लोग मुल्क में वापस आ गए ना, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सोचा यार क्या यहाँ पर हैं, अपने कंट्री में चले जाते हैं। अगर कोई वेल सेटल्ड पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान वापस आ रहा हो, एक हमने पढ़ा था, एक इसी का ये सेक्शन 51 है ना, इसी का दूसरा पार्ट पढ़ा था। अगर कोई पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हो और फिर उस साल वापस ना आए तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लोकल पे तो रहेगा टैक्स। अब ये उसका रिवर्सल है। अगर कोई बाहर सेटल्ड आदमी पाकिस्तान वापस आ रहा है, जब लोग पाकिस्तान से जा रहे होते हैं हम क्या कह रहे होते हैं, ब्रेन क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जैसे आजकल हम करते हैं ना कि यार बहुत हर आदमी बाहर जाने की तलाश में है। अच्छा जी, एक है ब्रेन गेन होना। अगर हालात अच्छे होने शुरू हो जाएं, मुल्क की हालात सेटल हो रहे, तो लोग कहते हैं यार हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपने मुल्क में वापस जाते हैं, ठीक है ना। ब्रेन गेन हो रहा है, उसको थोड़ी सी एग्जेम्पशन दे रहे हैं। क्या, अब एक आदमी पिछले 10 साल से यूके में रह रहा था, वो वहाँ से चीज़ें बेचेगा, सारा कुछ करेगा, पाकिस्तान आया, रेजिडेंट हो गया, अब जो यूके से पैसे आ रहे हैं उनका क्या करें। वो कहते नहीं, जिस साल वो रेजिडेंट होगा वो साल, और अगले साल जो वो पैसे लाएगा वो एग्जेम्प्ट होंगे, उसके बाद टैक्स लगाएंगे फॉरेन सोर्स के ऊपर। इसको भी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट करने लगे। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द ईयर इन विच द पर्सन बिकेम रेजिडेंट एंड फॉलोइंग 1 टैक्स ईयर। 2 साल की एग्जेम्पशन है, लेकिन एग्जेम्पशन कब शुरू होगी, रेजिडेंट बनने के बाद। मसलन मैं 1 साल आया, इस साल आया तो अभी तो मैं मई में वापस आया पाकिस्तान, ये साल तो मुझे एग्जेम्पशन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं रेजिडेंट हुई नहीं, मेरी फॉरेन सोर्स इनकम अदरवाइज ही एग्जेम्प्ट है। बात समझ आई। अगले साल मैं रेजिडेंट हो गया, इस पूरे साल मुझे एग्जेम्पशन आ जाए, उससे अगले साल भी एग्जेम्पशन हासिल है, उसके बाद टैक्सेबल हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर दिस पर्पज इंडिविजुअल मस्ट नॉट रिमेन रेजिडेंट इन एनी ऑफ द 4 प्रोसीडिंग टैक्स ईयर फ्रॉम द ईयर इन विच द पर्सन बिकेम। पिछले 4 साल में वो नॉन रेजिडेंट हो पाकिस्तान में,
यानी एटलीस्ट 4 साल से ज़्यादा फॉरेन कंट्री में लगा कर आएँ। कोई 10 साल बाद आ रहा है, कोई 8 साल बाद आ रहा है, लेकिन एक बंदा 3 साल बाद ही आ रहा है, उसको ये एग्जेम्पशन हासिल नहीं है। और ये वो दूसरे वाली आ गई, वेयर अ पाकिस्तानी लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड रिमेन अब्रॉड, ये वाली भी पहले हमने पढ़ी हुई। इसीलिए मैं वो लफ्ज़ बोल रहा था कि ये बातें हमने अपनी अपनी रेलिवेंट जगह पे पढ़ी हुई हैं, एक एज ए फॉर्मेलिटी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा जी, नीचे वो वाली बात आ गई, एग्जेम्पशन एंड टैक्स प्रोविजन इन अदर। वो कहते हैं किसी और लॉ में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स भी एग्जेम्प्ट हो गया जी। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, किसी और लॉ का क्या इख्तियार है। नो प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एन एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स इम्पोज अंडर द ऑर्डिनेंस, या रिडक्शन या ये वो कहता है ये कब मिलेगी, शैल हैव लीगल अफेक्ट अनलेस इट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन दी ऑर्डिनेंस। जिसकी एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं कि वो डिप्लोमेट वाली प्रोविजन यहाँ लिखी है तो एग्जेम्पशन है। मसल सेल टैक्स में लिख दें कि जी अगर आपने ये सेल टैक्स दे दिया तो आपको इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। जैसे हम रिटेलर वगैरह के लिए, वो आप देखते हैं ना आजकल रिटेलर दोस्त स्कीम तो फलां स्कीम, वो कहते क्या इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया है? कहते नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट यहाँ भी लिख देगी। इसका ये मतलब नहीं है कि सर नहीं हुआ, नहीं, इसका मतलब गवर्नमेंट को यहाँ भी लिखना पड़ेगा। या जैसे पंजाब गवर्नमेंट कहे कि आप पंजाब में काम करें आपको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है, इनकम टैक्स तो पंजाब का मैटर ही नहीं। जब तक ये प्रोविजन उठा के फेडरल लॉ में नहीं जाएगी जब तक उसकी कोई हैसियत नहीं है, वरना तो प्रोविंसेस आपस में लड़ पड़ेंगे। केपीके वाले तो कहेंगे जनाब हमने टैक्स नहीं देना, चलो जी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होगी अपनी अपनी सियासत करने के लिए। पंजाब वाले कहेंगे आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? इसलिए लिखा हुआ है कि एग्जेम्पशन कहीं और नहीं मिल सकती। हाँ, बाहमी रजामंदी से हो रहा है सारा काम, तो उस एग्जेम्पशन को यहाँ रिप्रोड्यूस कर देंगे, फिर मिल जाएगी। यही बात लिखी हुई है, ये एक लीगल गुफ्तगू हो रही है। फिर क्या है, लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन। एक और लीगल पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है, क्या? वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, द एग्जेम्पशन शैल बी इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्ररी कंटेन इन द ऑर्डिनेंस लिमिटेड टू द ओरिजिनल रेसिपिएंट ऑफ द इनकम and shall not extend to any person receiving any payment wholly or in part out of that income। हम कहते हैं जी शौकत खानम की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। एक बंदा शौकत खानम का डॉक्टर है, उसकी भी एग्जेम्प्ट होगी। शौकत खानम का जो ऑडिटर है उसकी भी एग्जेम्प्ट होगी। जो लीगल एडवाइजर है उसकी भी एग्जेम्प्ट होगी। नहीं, शौकत खानम की एग्जेम्पशन बस वहां रुकेगी, इल्ला ये कि अगली बात भी लिख दी जाए एग्जेम्पशन में कि शौकत खानम की इनकम एग्जेम्प्ट है और इसके एम्प्लॉयज की भी एग्जेम्प्ट, फिर तो कहानी अलग होगी। यानी ट्रांजैक्शन या एग्जेम्पशन अपना क्या उसको कहते हैं, कैटेगरी वहीं तक रहेगी जिसको एग्जेम्पशन हासिल है। बल्कि जब भी मैं ये प्रोविजन पढ़ता हूँ तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आ जाती है कि एक दफ़ा सहाबा कराम बैठे हुए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि लोगों में घुल मिल के रहते थे, ठीक है ना। तो कुछ सहाबा बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे थे, तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, तो अब खाने में शामिल होने लगे। आदत ऐसे थी, तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप ना खाएं, ये तो सदका है। तो वहाँ आपने वो तारीख़ी जुमला फरमाया, आपने फरमाया कि नहीं ये सदका तुम्हारे लिए था और आपने खाना खाया। क्या मतलब? हमने एक गरीब आदमी को ज़कात दी, वो गरीब आदमी आपकी दावत कर रहा है, तो क्या आप भी ज़कात लगेगी आपको? अगर ये मसला होता फिर तो हम बड़े ही मुश्किल में फंस जाते। फिर तो किसी गरीब आदमी के घर हम खाना ना खाते और उस बेचारे की इज़्ज़त नफ्स कितनी मुतासिर हो। हम कहते यार तेरे घर खाना इसलिए नहीं खा रहा, तू ज़कात का माल खाता है, मुझे ज़कात लगती नहीं है। ज़रा सोचें सोशली ऐसा होता तो क्या होता। ये वैसी सी बात है, एग्जेम्पशन अपनी ओरिजिनल जगह पर रहेगी, उससे आगे ट्रेवल नहीं जाएगी। ज़कात अपनी ओरिजिनल जगह पे रहेगी, ठीक है ना। वरना सम टाइम आप किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं,
किसका? शौकत खानम का करें। शौकत खानम में पैसे कहाँ से हैं? ज़कात, सदका। अब फर्गूसन को भी सदका लगता है। फर्गूसन इज द ऑडिटर। अगर अल्लाह के नबी ने ये वाली बात ना, ये वाकया ऐसे ना रिपोर्ट हुआ होता तो मुश्किल में पड़ जाते। बात समझ आ रही है? ये वाली बात, ये तकरीबन ऐसी सी बात हो रही। अच्छा जी, फिर कुछ सेकंड शेड्यूल की एग्जाम्शन है। सेकंड शेड्यूल की एग्जाम्शन के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, एक वो टीचर वाली एग्जाम्शन है, हमने पढ़ी हुई है पहले से, या आप वैसे इस साल इन्होंने ख़त्म कर दी, बस टीचर वाली है, बाकी तो और कोई बात नहीं है। एक तो ये काम था जी आपके करने वाला। एक आपने और जो बात कही थी, हाँ ये बात आप रिकॉर्ड्स एंड, अब ये महावरतन आपने कह दिया कि सर ये पढ़ना है। आप अब अकाउंटेंट बन चुके हैं, आपको पता है वोचर क्या होता है, फलां चीज़ क्या होती है। यहाँ यही लिखा हुआ है कि भाई हर बंदे ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो प्रिस्क्राइब्ड हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ से ना मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा था कि सेल टैक्स में जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इनकम टैक्स में जो लिखा हुआ है बस इसे एक दफ़ा रिसाले की तरह पढ़ लें ताकि आपको चंद बातें आपके जहन में मौजूद हों। यहाँ एक लिस्ट बनी हुई है। क्या लिस्ट बनी हुई है कि किस बंदे ने क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे एवरी टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसने क्या क्या चीज़ें रिसीव करनी है। ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय टैक्स पेयर एंड द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। अब यहाँ लिखा है एसेट का रिकॉर्ड रखना है, लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड रखना है, कैश फ्लो का रिकॉर्ड रखना है। अब इनमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक लिस्ट बनी हुई है कि ये चीज़ें मेंटेन करनी है, कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं। मसलन आपने सेल के वाउचर रखने हैं, अब इसमें मैंने तो कुछ नहीं बताना आपको, ये एक लिस्ट। ऐसे लॉ ने ना हर एक को एक लिस्ट बना रखी है। आप जस्ट एक दफ़ा इसको पढ़ लें और आपको पता लगेगा यार सारों ने तकरीबन एक जैसा ही रखना है हिसाब। सब ने अपनी सेल का, परचेज का, एक्सपेंस का, इन चीज़ों का हिसाब मेंटेन रखना है। और ये कभी फिर मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ बोलते हुए टीचर हमेशा सीए का टीचर डर जाता है क्योंकि कोई बईद नहीं कि यहीं से सवाल आया हो, 2 नंबर का सिर्फ। इसलिए एक दफ़ा पढ़ लें, फिर आपको पता चलेगा अच्छा वो जो भी पूछेगा ना, ये जो 2 मार्क्स है ना, मैं इसका पेट भराऊँगा कि यार एसेट का हिसाब रखना है, लाइबिलिटी का हिसाब। अब यहाँ उन्होंने अलग अलग किया हुआ जी, जो प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहा है उसने क्या करना है, जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसने क्या करना है। अब ये तो किस पर्पज़ के लिए बना हुआ है? प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। हर बंदा अपना देखेगा कि यार मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मैन्युफैक्चरर विद टर्नओवर एक्सीडिंग 2.5 मिलियन वाला अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो देख ले कि यार उसने ये चीज़ें मेंटेन करनी है। अब इसमें पढ़ने वाली कोई बात शामिल, सैलरी वाले बंदे ने क्या मेंटेन करना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले बंदे ने क्या मेंटेन करना है, कैपिटल गेन में हमने क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। अब ये वाली बात ज़रा देखें, अगर एग्जामिनर ने कभी उठाना चाहा इसमें से कि यार मैं ज़रा सी बात, कहीं कैपिटल गेन आपसे कैलकुलेट करवा के ना वहीं 1 नंबर का या 2 नंबर का पार्ट ऐड करे, व्हाट रिकॉर्ड इज़ टू बी मेंटेन्ड अंडर दिस हेड, तो कह रहा है एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द। अब ये लॉजिकली नज़र आ रहा है ना कि यार मैंने प्लॉट बेचकर एक पैसे कमाए हैं, तो मेरे से क्या पूछ रहा होगा, रिकॉर्ड मैंने क्या मेंटेन करना होगा कि प्लॉट खरीदा कितने का, एविडेंस ऑफ डिडक्शन ऑफ एनी अदर कॉस्ट, एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव। जाहिर है सेल और परचेज का रिकॉर्ड पूछ रहा होगा ना। बस यही 3 बातें, ये इस अंदाज में अभी भी पूछा जा सकता है कि कहीं कैपिटल गेन करवा के और फिर आपसे कहे कि यार क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है इस ट्रांजैक्शन का। बस 1 और 2 मार्क्स की कोई बात पूछ ले, अदर इनकम की कोई बात आ गई,
वो कहता है जी एक बंदे ने डिविडेंड रिसीव, आपको पता है हर सैलरी के सवाल में डिविडेंड आ रहा है ना, वो कहता है जी बताइए व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन्ड अगेंस्ट डिविडेंड इनकम, तो जो डिविडेंड वारंट आता है बस वो मेंटेन करना है, वही उसका एविडेंस है। देखें क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड वारंट। रॉयल्टी में क्या करना है जी, रॉयल्टी एग्रीमेंट। रॉयल्टी का मतलब क्या है, जो मुझे रॉयल्टी मिलेगी, मैंने आप मेरा नाम यूज करें तो कोई मेरा आपका एग्रीमेंट हुआ होगा ना, वो मैंने प्रोवाइड करना है। प्रॉफिट ऑन डेथ, क्या लिखा हुआ जी, एविडेंस एंड डिटेल ऑफ प्रॉफिट यील्डिंग डेट, एविडेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑन डेट एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन। जब कोई बैंक कोई इदारा मुझे टैक्स प्रॉफिट ऑन डेट देगा तो मुझे बताएगा ना, वो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ग्रॉस कैलकुलेट करते थे ना, तो मेरे पास जो आएगा वो कहेगा जी आपका 5 लाख का प्रॉफिट ऑन डेट था, ये टैक्स कट गया, इतने पैसे आ गए, बस वही चाहिए। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, किसी हेड में ले जाकर उसका रिकॉर्ड पूछ ले 1 नंबर 2 नंबर के लिए, ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता यहाँ से 5 नंबर का सवाल पूछे कि जी बताएं जी कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ से ये बात पूछ। हाँ मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक दफ़ा इसमें से गो थ्रू करना है, क्योंकि देखें जैसे ही हम गो थ्रू किए हैं अब आपको याद करना पड़ेगा कि रॉयल्टी में क्या करना है, डेट में क्या करना है, फुला में क्या करना है, कुछ भी नहीं। आ गया 1-2 नंबर का तो 1-2 नंबर का पेट भर देंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी बात इन्वॉल्व नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारा लिखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद एक ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हमने असेसमेंट के साथ पढ़ा था कि अगर किसी बंदे का कोई ऑडिट कर लिया जाए तो भाई उस ऑडिट में जो इंक्वायरीज आएंगी उसके अगेंस्ट ही तो अमेंडेड असेसमेंट हो रही थी ना। और यहाँ वो कॉन्सेप्ट नज़र आएगा कि ऑडिट 2 लोग कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। वो जो मैं आपको किससे सुनाता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म का वो यहीं अपॉइंटमेंट होके किया ना। अच्छा जी, ऑडिट, हाँ ये एक बात थी, ये मैं किसी क्लास में एक सुनाता होता था अपना प्रैक्टिकल लाइफ का, और ये एक अटेम्प्ट में यही आ गया। उस वक्त आई कि अपने अपनी किताब में भी ये बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो एक किस्से कहानी में मैं ये बात सुनाता होता था कि एक दफ़ा एक टेंडरी के ऑडिट में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, और वो टेंडरी वाले ने ये किया ये किया ये किया, और मैंने शायद आपकी क्लास में भी सुनाया हो, और फिर हमने उसकी इनकम कैसे, वो जो मैंने बताया आपको कि मुझे रिश्वत की ऑफ़र हुई, ये उसी की पिछली कहानी है, ये वो एक ही क्लाइंट की बात है। वो हमने क्या किया, एक टूल ऑडिटर के पास क्या होता है, उसको कहते हैं सेक्रेटेरियल सेक्टर रेशोस, बेंचमार्क या रेशो। मसलन हम कहते हैं यार एक ना आईपीपी है, एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, और उसने वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा, या एक टेक्सटाइल है और वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा, या एक रिटेलर है और वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा। आपको पता है ना, उसके बाद हमने क्या करना है, कौन सी असेसमेंट करनी है, बेस्ट जजमेंट। शाबाश। अब बेस्ट जजमेंट में मेरे टूल क्या होंगे, बहुत सारे टूल हो सकते हैं। एक टूल क्या होगा कि मैं सेक्रेटेरियल रेशोज यूज़ करूं कि यार रिटेलर का एवरेज जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो 15% होता है, मेरे पास कहीं से इसकी सेल वेरीफाई हो रही है, एक्सपेंसेस की ये डिटेल नहीं दे रहा, मैंने कहा बस ठीक है यार ये सेक्रेटेरियल, मैंने सेक्टर की एप्लीकेशन लगाई। या रिवर्स में ना कई चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा यार वो सेल भी नहीं बता रहा, अब क्या करें। वो कहता है सेक्टर की रेशो देखो, कितना बिजली का बिल आ रहा हो तो कितनी सेल होती है, रेशो बना लो। वो कह यार तेरा भाई इतना बिल आ रहा है तो फिर तेरी ये रेशो बनती है। मसलन राइस के ऊपर रेशो लगा, फ़र्ज़ कर ले, एग्जाम्पशन ले लें, राइस जो है वो रिटर्न नहीं जमा करा रहा, डाटा नहीं दे रहा, तो एक आसान रेशो लगाई जा सकती है एजुकेशन सेक्टर की कि यार अगर आपका 12 लाख महीने का बिल आ रहा है बिजली का तो फिर इतने बच्चे ज़रूर पढ़ रहे होंगे। ऐसे रेशो लगा के कोई चीज़ें कैलकुलेट करना। सिंगल एंट्री पढ़ा है आप लोगों ने FR1 में, ये टॉपिक है अब के नहीं है, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन, नहीं रेक्टिफिकेशन नहीं, चलें छोड़ दें, उससे नहीं लिंक करते। बहुत दफ़ा क्या होता है हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन है और हम कहीं से क्लू पकड़ के उस तक पहुंच रहे हैं,
ये वही है कि कोई टर्नओवर का डाटा निकाल लें, कोई सेल का डाटा निकाल लें, कोई प्रॉफिट का डाटा निकाल लें, किसी केमिकल से डाटा कैलकुलेट कर लें, किसी चीज़ कोई रेशो बनी होगी ना, हर सेक्टर की रेशो बनी है। मसलन टेक्सटाइल में गारमेंट्स बनाते हैं तो एक रेशो है कि यार एक शर्ट पे इतने केजी गारमेंट लगता है। अब अगर इतने केजी फैब्रिक आया है और आप कह रहे हो तो वेस्टेज भी डिफाइन होगी ना कि यार इतनी वेस्टेज है। ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं, इनसे भी वर्क बैक किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रेशो निकाल लें। कोई फैक्ट्री है वो कहती है यार मेरी तो भाई प्रोडक्शन नहीं है, तो मेरे पास एक रेशो होगी ना। फर्ज किया कोई चीज़ बनती है फैक्ट्री में, लेट्स अज्यूम ये मोबाइल नहीं, कोई चीज़ है। अब हमने इस सेक्टर की रेशो निकाली कि यार अगर ये 1 यूनिट बनाए तो कितनी बिजली खर्च होती है। अब हमारे पास महीने के बिजली के यूनिट आ गए, यहाँ से मैं इसके यूनिट प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ ना। बस यही बातें लिखी हुई है कि सेक्रेटेरियल डेटे से भी हम बाज़ दफ़ा बेस्ट जजमेंट टाइप की जगहों पर हम असेसमेंट कर लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं। ये किस्सा कहानियाँ काफ़ी लंबा सारा लिखा हुआ है, लेकिन इसका लब्बे लुबा भी है और ये 2 नंबर का एक अटेम्प्ट में आया हुआ टॉपिक है। तो बिजली का बिल कैसे आ रहा है? लोन की बेसिस के ऊपर नहीं, बिजली का बिल कैसे आ रहा है? हम कह रहे हैं कॉलेज में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, ओके, 12 लाख रुपया बिजली का बिल आ रहा है। कहते सर क्लासेस में एसी तो चलता ही है ना, तो क्या खाली में चल रहा है? लॉजिकली सोचे ना, जब कोविड आया फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही थी, ठीक है ना। हमारे पास जो पहला फेज़ ऑफ कोविड था, हम इमीडिएटली कोई अल्लाह ताला ने, कोई कुदरत ने हमारे से एक काम लिया हुआ था। हमने कोविड से 6 महीने पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, तो हमारे पास पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वो शुरू में तो रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं थी ना इंस्टीट्यूट में। कॉलेज का सर्वाइवल सिर्फ उस अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से उस डिसीजन पे हुआ कि हमने पिछला सेशन रिकॉर्ड कर रखा था। अब कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लोग आते ही नहीं हैं। उन दिनों का कॉलेज का बिल उठा के देखें, 20,000, 25,000, 70,000 बात। क्यों? हम आगे हमने अपने कमरों में बैठ के इसे चला लिया, दैट्स इट। नहीं, बिल आ रहा है 13 लाख रुपए, हम कह रहे हैं क्लासेस नहीं हो रही थी। क्या ये बात सही लग रही है? बस यही, इसी को सेक्रेटेरियल रेशोज कहते हैं। बात समझ आ रही है? इसी को सेक्रेटेरियल रेशोज कहते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। यानी अच्छा, जब अब बड़े फनकार होते हैं लोग ना, जो मैंने जो किस्सा मैं वो टेनरी वाला सुनाता था ना, कि उसका रिकॉर्ड हर चीज़ टैली, जहाँ फ्रॉड होगा ना वहाँ अपेरेंटली चीज़ें ज़्यादा टैली होंगी, पहले से भी ज़्यादा टैली होंगी। जब मैं पहली दफ़ा उसके विजिट करने गया ना उस बंदे के पास, वहाँ से मुझे शक ही वहाँ से पड़ा कि ऑडिटर को एक प्रोटोकॉल तो मिल ही रहा होता है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही होती है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमारे दरवाजे खोले जाते हैं, ऐसे तो हो ही रहा है। लेकिन वहाँ पर जो प्रोटोकॉल मिल रहा था वो इससे भी अगले लेवल पे मिल रहा था। मेरे साथ वो नदीम लड़का था, मैं बाहर निकला, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल प्रोटोकॉल। मैं बाहर निकला, मैंने कहा नदीम ये ना सही नहीं है, यहाँ सही तरह ऑडिट करी, चेक कर लें। 2 दिन बाद उसने मुझे कहा नहीं सर आपको वहम हो गया, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा नहीं, हर सब कुछ हो सकता है, ये इदारा ठीक नहीं हो सकता। कहते नहीं सर कोई लोग अच्छे भी होते हैं। वो भी समझ गया कि क्यों मुझे शक पड़ा। कहते सर कोई लोग अच्छे भी होते हैं, लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। मैंने कहा नहीं। मैंने उसे एक जुमला बोला, मैंने कहा ये हमें रिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट कर रहा, ये हमें पीरों की तरह ट्रीट कर रहा है, हम इसके पीर थोड़े हैं। रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने में और पीरों की तरह ट्रीट करने में फ़र्क है। खैर उसने 1, 2, 4, 5 दिन किया ऑडिट के, सर सब कुछ टैली है। मैंने कहा अच्छा तू कल बैठ, इन्हें बता के मैंने आना है। मैं फिर चला गया, या कसूर का मैं गया, मैं एक अनजान सा बंदा बन गया ना जाके। मैंने उन्होंने उसी तरह ही प्रोटोकॉल समझे, रेड कारपेट तो प्रोटोकॉल तो वो तो। अब चाय चुए पी, मैंने चाय के दरमियान गप्पो गप्पो में उन्होंने कहा यार ये एक आपका ऑडिट आ गया, मुझे तो टेनरी का पता ही कोई नहीं है, तो यार ज़रा मुझे समझाएं ये क्या सिस्टम है। वो बेचारा मासूम आदमी, वो मुझे लेके चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर, उसने एक 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 प्रोसेस मुझे समझाया। और मैं स्टूपिड क्वेश्चन पूछता रहा, दानिस्ता गलत सवाल पूछता रहा कि उसे ये यकीन हो जाए कि मुझे कुछ नहीं पता। सारा करके पूरी फैक्ट्री का विजिट करके पसीनों पसीनों के वापस आके हमने चाय पी। इस सारे प्रोसेस में मैं एक केमिकल उससे उगलवा चुका था कि इसके बगैर कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती।
बस मैं बाहर आया और फिर चाय शाय पी, उसे अपने जूनियर को साथ बिठाया, गाड़ी में उसे बाहर लेके आया। मैंने कहा सिर्फ ये केमिकल वेरीफाई कर ले, इसकी परचेजेस वेरीफाई कर। कहता सर मैंने की हुई है, सब टैली है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करनी। अब देखिए कुछ ना अपने चीज़ें तोड़नी होती हैं। मैंने कहा आप इसका ना गेट इनवर्ड पास चेक करो, परचेज वाउचर ना चेक करो। अब गेट इनवर्ड पास तो फैक्ट्री का अपना कंट्रोल है ना, मैंने कहा वहां से वेरीफाई करो, इससे गेट इनवर्ड पासेज मांगो और ये चीज़ें मांगो। और पहले ना बता दें जाके, ये पहले चीज़ें मंगवा ले, फिर आपने इस केमिकल को रिकनसाइल करना है। अब जब उस बच्चे ने 2 दिन इस पर काम शुरू किया तो ये पहुंच गए मेरे पास। वो वाली अगली मीटिंग की कहानी मैंने आपको सुनाई है, पीसी में पहुंच गए कि सर आप तो गलत तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि ये अब तो वो ओपन हो गए ना। उन्होंने फ़र्ज़ किया, शो किया हुआ 20 ट्रक हमने इस केमिकल के ख़रीदे हैं, वो 200 300 500 ट्रक निकल रहे हैं गेट इनवर्ड से। अब जब केमिकल पता लग गया, हमने यहाँ से वर्क बैक किया कि अगर इतना केमिकल लगा है तो इतनी प्रोडक्शन हुई है, इतनी प्रोडक्शन हुई है तो इतनी सेल हुई है। ये क्या हो रहा है, सेक्टर रेशोज ही इस्तेमाल हो रही है। ऑडिटर को जो खुदा ने पहली सलाहियत दी होती है ना, वो उसका शक होता है। जब आप ऑडिट का टॉपिक पढ़ेंगे ना आगे जाके, कि आपकी छठी हिस्स आपको बता रही हो कि ये क्या हो रहा है। जब तक आपको ये नहीं है, जब तक आप ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब आप किसी फैक्ट्री में गए हैं और नॉर्मल सी एक फैक्ट्री बहुत ही अरेंज सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो आपको फ़ौरन शक होना चाहिए इतनी अरेंज कैसे, पाकिस्तान में इतनी अरेंज। मतलब आप इन्वेंट्री काउंट करने गए, उन्होंने वो भी फनकार होता है ना अपनी तरफ से, वो कोई केमिकल है, कोई ड्रम पड़े हैं, वो आगे उन्होंने ड्रम लगा दिया ऐसे लगा बोला है। अब आप कैसे काउंट करें, फ़ौरन समझ जाएं कि जो आगे लगे हैं तो सही हैं। तो क्या मुझे इसके पीछे लेके जा। सर पीछे कैसे जाएगा, तो नहीं क्रेन ला यार, मैं पीछे जाना चाहता हूँ। पीछे खाली ड्रम पड़े होंगे, आगे भरे हुए पड़े। तो मैं एक जुमला बोला करता था कि ऑडिटर अगर चलते चलते ना, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हमें हर तरह की अपना दिमाग इस्तेमाल। ऑडिटर जा रहा है फैक्ट्री में और जाते जाते किसी बेंच को किसी वो उसको कैन को किसी ड्रम को वो टांग मार देता है ना, ऑडिटर इससे भी ऑडिट एविडेंस ही क्रिएट कर रहा है। अपने जाते जाते उसे पुश करके देखा कि अगर भरा होगा तो नहीं हिलेगा, नहीं तो खाली डाल रख रखा है तो ये हिल जाएगा। समझ आइए बात। आप कोई चीज़ें काउंट, कोई बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो पड़ी हुई हैं। अब आप इन्वेंट्री काउंट पे गए हैं, लिखा हुआ है जी ये 20,000 चीज़ें हैं। अब आप काउंट करेंगे, मुश्किल है। हो सकता है ऐसी चीज़ आप कहें यार इसको ना इधर डालो, वज़न करो। आपने कहा 1 kg में कितनी आ रही हैं, 50। आपने कहा सारे का वज़न बताओ मुझे। काउंटर आपने देखा ऐसे भी नहीं। अब आप तो नहीं काउंट कर सकते। अच्छा, उन्हें पहले ही पता है कि ये चीज़ें 70 बतानी है, ये 150 बतानी है, ये 20,000 बतानी है। आप उसमें से कुछ चीज़ें उठा के अपने पास कर लो, उसको बाकी की बता कितनी है। अब वो जो रटा पहले लगाया हुआ कि ये 300 बतानी है, अब उसे क्या पता लगा कि ये कितनी इधर आई हैं। अब वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। आपने अकल का इस्तेमाल करना होता है। यही बात यहाँ हो रही है कि भाई आपने अकल का इस्तेमाल करना है, इधर से पकड़ इधर से पकड़, और कोई कितना ही बड़ा फनकार क्यों ना हो। वो जो एक कहावत है ना कि यार कत्ल अपने निशान छोड़ जाता है, तो ये आप पकड़ लेंगे। अगर आप उसका शिकार नहीं हो गए। किसका, वो जो वहाँ बैठ के वो रिश्वतें में ऑफर कर रहा था, 50 लाख रुपए तक चला गया वो बंदा। अगर आप उसका शिकार हो गए, फिर तो आपकी आंख कुछ नहीं देख रही ना, फिर तो आपकी आंख भी 50 लाख रुपया देख रही है। और अगर वो नहीं देख रही तो फिर ये इल्म, ये ट्रेनिंग, ये आपको यहाँ तक लेकर जाती है कि यस आप पहुँच जाते हैं। अब फ्रॉड ऑडिटर को पता होता है कि यहाँ काम खराब होगा, हाँ वो अपनी आंखें बंद कर ले, दैट इज समथिंग एल्स। मैं ग्रुप में आपसे इंशाल्लाह आज शेयर करूँगा टॉपिक्स हम कैसे लेकर चलेंगे और टाइमिंग हमारी क्या होगी, ठीक है ना। आप ग्रुप से अपडेट होके मंडे से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक होगा जी। मंडे को मुलाकात हो।